Hello students, today I will discuss the sample paper 4 of class 9 science. Now let us start. Question number 1. Give a relation correlating sound velocity with its frequency and wavelength. But this question is out of syllabus, so no need to do here. And the next question is, suggest separation techniques one would need to employ to separate the following mixture. मरकरी एंड वाटर. देखो बेटा, मरकरी और वाटर का ऐसा रिलेशन होता है जैसे ऑयल इन वाटर होता है, तो उसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड इज पोटाशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. ये दोनों सॉल्ट हैं बेटा, तो ये सब्लिमेशन शो करते हैं. मीन्स सॉलिड से डायरेक्टली किस फेज में जाते हैं? वेपर फेज में चले जाते हैं. दैट्स वाई इट शोज द सब्लिमेशन प्रोसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड लाइक ईथर्स एंड एसीटोन दैट आर कैप्ड इन कूल प्लेसेस. ईथर और एसीटोन को कोल्ड प्लेसेस पे रखा जाता है. क्यों? क्योंकि ईथर और एसीटोन दोनों का ही लो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है और ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं. इसलिए बेटा ये हाईली वॉलेटाइल मीन्स जल्दी से ये इवेपोरेट हो सकते हैं. दैट्स वाई दे आर कैप्ड इन द कूल प्लेसेस. अगर इनको कूल प्लेसेस पे ना रखा जाए तो ये लिक्विड्स आसानी से वेरी फास्ट इवेपोरेशन शो करते हैं और जो प्रेशर इनसाइड द बोतल होता है दैट विल बी इंक्रीज. इस वजह से अगर बोतल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स वाई द बोतल में ब्रेक. ओके, तो इनको बहुत ध्यान से जो है रखा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट एज प्रोकैरियोटिक सेल. देखो बेटा, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है. इसमें आपको सिर्फ क्या बताना है? सबसे पहले आपको इसकी सेल वॉल बनानी है बेटा. ये आपकी डबल लेयर है. ओके, ऐसे बनेगा. आफ्टर दैट ये जो है बेटा, ये है प्लाज्मिड्स. ठीक है, बीच में यहाँ बेटा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इधर. ठीक है, ये सेल वॉल हो जाएगी आपकी. कुछ ये जो डॉटेड हैं दीज आर राइबोसोम्स. ठीक है, और यहाँ एक डीएनए प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में. ऐसे ये डीएनए है. सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ एक फ्लैजिलम होता है, ये इसकी टेल जो होती है. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिकॉज इट हैज़ द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली. क्योंकि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली हैं वो क्या है? एब्सेंट हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. देखो, ट्रैकेट्स और वेसल्स दोनों ही हमारे जाइलम में मिलते हैं. ठीक है, तो हम इनका सबसे पहले डायग्राम बना सकते हैं. ओके, ये आपको दिख रहा है. इसके एंड टैपरिंग है. इसकी जो पिट्स होती है, पिट्स मीन्स गड्ढे जो होते हैं वो अनथिकंड एरियाज होते हैं, एरियाज में है, और थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती है. बट वेसल्स कैसे होते हैं बेटा? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और परफोरेटेड प्लेट होती हैं. मीन्स उसके अंदर छेद होते हैं. ठीक है, ओब्लिक एंड वॉल्स होती है ये. ठीक है, तो देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसको. ए ट्रैक्री एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. कैसा है बेटा? जाइलम का ये जो एंड है दैट इज इलोंगेटेड सेल्स है विद टेपरिंग एंड्स है. ठीक है, और वेसल्स कैसे हैं? वेसल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड दे आर ब्रॉड सेल्स. इनके जो ब्रॉड एंड्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं. ठीक है, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है बेटा? डेड सेल्स है. ठीक है, इसमें जो आपकी वेसल्स एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसवर्स और ऑब्लिक फॉर्म में होते हैं. ठीक है, दे आर कम्प्लीटली डिजोल्व टू फॉर्म अ सिंपल परफोरेटेड प्लेट. जब इनको कम्प्लीटली डिजोल्व करते हैं तो ये सिंपल परफोरेटेड प्लेट फॉर्म करते हैं. ओके, सेल वॉल इज हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड होती है. इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होते हैं बेटा? पोर्स होते हैं. ठीक है, और मल्टीपल परफोरेशन प्लेट शो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज few small thin area like pits is formed in pair. ये इसमें pits होते हैं जो pairs में होते हैं. ठीक है,
इस लिग्निफाइड वॉल के अंदर यहाँ पे ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। बट इन दिस केस दे आर फाउंड इन फ्यू ट्रेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ये उन प्लांट्स में ही पाया जाता है बस। ओके, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो होता है ये ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट का काम करता है, बट ये क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। और दूसरा क्या है बेटा, ये जो प्लांट बॉडी है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका जो है क्वेश्चन डिलीट हो चुका है बेटा, ये वाला। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। The velocity time graph of a car of 1000 kg mass is given alongside from the graph, ये आपको ग्राफ गिवन है बेटा। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, वाई, मैक्सिमम फोर्स क्या है कार की और क्यों। ठीक है, देखो बेटा ये जो ग्राफ है इसमें मैक्सिमम फोर्स आपको बतानी है, तो आप चेक कर सकते हो। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकाली। मैक्सिमम फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, m इंटू में a। मास आपको गिवन है 1000 ग्राम, इंटू एक्सेलेरेशन निकालनी है। तो एक्सेलेरेशन हम देखेंगे, एक्सेलेरेशन हमारी होती है वेलोसिटी बाय टाइम, यही होती है वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन यहाँ वेलोसिटी 15 है, टाइम कितना है बेटा, टाइम जो है इसको में 4 है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो 15 माइनस 4। ओके, तो 15 माइनस 4 यहाँ लिख देती हूँ मैं इसी में, 15 माइनस 4। तो जो भी आंसर आएगा आपका बेटा वो आपका फोर्स हो जाएगी। ठीक है, ये दिखा रखा बेटा इसने, ये 15 माइनस 4 दैट इज़ 0.4 है बेटा ये, और दैट इज़ 3.75। After multiplication answer is 3750 Newton. Okay, now next is part number 2. Now what is the retarding force? Retarding force क्या होगी, जो अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन जो होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, जब वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन शो करता है तो उसको हम रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। तो रिटार्डेड फोर्स भी बेटा वही होगा, लेकिन F इज इक्वल टू एम में से निकालेंगे, बट इट हैज़ अ नेगेटिव साइन। तो देखो बेटा मास वही आपका 1000 होगा, एंड हेयर फोर्स जब हम निकालेंगे तो ये हमारी रहेगी एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी तो इस केस में देखो बेटा क्या, स्टार्टिंग में हमारी 0 थी, 0 से हमारी गई 15 पे। ठीक है, तो 0 से 15 पे गई है। आफ्टर दैट 10 रिटार्डेशन, और फिर यहाँ किस पे गई है, 8 पे। तो 10 से 8 पे गई है, तो ये आपकी रही है 18। ये आपका 7 बच जाएगा, इधर ये आ जाएगा आपका 10 में से, ये आ जाएगा आपका मतलब 0.5 में, 0.5 का इनमें 7.5 का डिफरेंस रहेगा बेटा इनमें। ओके, तो ये आपकी, आप 7 मान के भी इसको कर सकते हो। तो ये आपका जो है इतने न्यूटन आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, सॉरी फोर्स आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इसने पूछा है कि पार्ट नंबर 3 क्या पूछा है, देखो बेटा, फॉर हाउ लॉन्ग इज देयर नो फोर्स एक्टिंग, कितने समय तक इसमें फोर्स काम नहीं करेगी ये बताना है आपको। ठीक है, कितने, तो इसमें ये कह रहा है बेटा कि जो आपका रीजन ए बी है ग्राफ का, दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग द पार्ट ए बी। जब वो 4 से 8 सेकेंड जाता है, तो देखो ये ग्राफ आपका ऐसे वाला ग्राफ था, तो ये बेटा 4 था, और यहाँ पे जो मिल रहा है ये आपका 8 है। यहाँ से यहाँ तक की कोई फोर्स काम नहीं कर रही, यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स काम कर रही है। तो ये कांस्टेंट है बेटा, तो ये ए से बी पार्ट में कोई भी फोर्स आपकी काम नहीं करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। देखो बेटा क्या है, ये आपका क्वेश्चन जो है
पहले भी आ चुका है। कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और स्मॉल जी होता है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो दिस इज़ कैपिटल जी एंड दिस इज़ स्मॉल जी। ये क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिट मास एंड ईच आर सेपरेटेड बाय द यूनिट डिस्टेंस। तो जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा? जी जो जी होता है वो किसके इक्वल होता है? ये देखो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। ओके, बट स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी इज द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर द एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सेकेंड। हम क्या बता सकते हैं कि ये एक जो कैपिटल जी है दैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर होती है। बट जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो इसमें हमें 9.8 है बेटा, ये दिस इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। ओके, तो ये आप डिफरेंस आसानी से दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बेटा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.8, व्हाट इज इट्स डेंसिटी? तो देखो इसकी डेंसिटी क्या होगी। इस केस में क्या होता है बेटा? देखो ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट इसको थोड़ा सा देख लो। डेंसिटी ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 7.8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होती है बेटा इसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, साउंड चैप्टर से है ये। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉथ्स गेट ड्राई फास्टर इन समर देन द विंटर। गर्मियों में जो होता है क्लॉथ्स जल्दी से ड्राई होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। क्यों बेटा? क्योंकि जो समर होता है, समर में जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ वेरी हाई एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स दैट गेट हायर काइनेटिक एनर्जी सो लीव द सरफेस ऑफ क्लॉथ्स and move to the atmosphere, so the clothes gets dry faster in the summer. Okay, now next is describe an activity to show that the particles of matters have space between them. Beta, this question is out of syllabus, means this has been deleted from the syllabus. Okay, now next is, yes, this is important question. Identify solute and solvent in the following solution: aerated drinks, tincture of iodine, lemon water. देखो बेटा क्या होता है, पहले एरिएटेड ड्रिंक्स कौन से होते हैं? जैसे सोडा वाटर है बेटा, सोडा वाटर है, या फिर जो भी हम हमारे पीने लायक जो होती है ना ड्रिंक्स वो हैं, या कोल्ड ड्रिंक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो सोडा वाटर होता है दैट आर द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर का सॉल्यूशन होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो भी CO2 से बनी होती है, ठीक है। तो बेटा जो CO2 है वो तो क्या है आपका सोल्यूट है, और जो वाटर है दैट इज़ अ सॉल्वेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन? मीन्स सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। मीन्स यहाँ पे जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, दैट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्यूट, एंड एल्कोहल दैट आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एज अ यूज्ड एज सॉल्वेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेमन वाटर। लेमन वाटर क्या है बेटा? सॉल्यूशन है लेमन जूस का पानी के अंदर, ठीक है। तो लेमन जूस यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। ओके, तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस बताना है। सोल्यूट वो होता है विच आर प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव नैरो ल्यूमन। देखो नैरो ल्यूमन का मतलब क्या है कि ये जो इसके अंदर जो स्पेस है दिस वन, ये क्या है? नैरो है, ठीक है। चाहे ट्रांसफर सेक्शन, ये देखो ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है बेटा, ये इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो इनमें नैरो ल्यूमन है। ओके, तो रीज़न क्या है नैरो ल्यूमन क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? इसकी बहुत ही थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, इस वजह से इसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है। क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती है, सेल वॉल होती है, वो क्या होती है? थिक होती है, और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है सभी साइड से, तो वो नैरो ल्यूमन शो करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेयर आर दीज टिश्यू प्रेजेंट एंड वाई। ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है और क्यों प्रेजेंट होता है, किसका मतलब क्या रोल है इसका? तो बेटा देखो ये जो टिश्यू होता है इसका मेन रोल यही है कि ये हमें
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट and enable the plant to bear various stress. They are found in the parts that provide mechanical support like stem, petiole, pedicels. यहाँ पे present होता है. petiole कहाँ present होता है बेटा? leaves में present होता है. okay. Now this question number 13, that is beta out of syllabus. Now next is, what do you know about the hole in ozone layer and explain the predictable damage caused by it. तो हमें ये बताना बेटा ओजोन होल क्या है. ओजोन एक मॉलिक्यूल है. O3 क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल है दैट कंटेन्स द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन O3. ओजोन पॉइजनस होता है. इट इज़ नॉट स्टेबल नियर द अर्थ सरफेस. ओके. इट अकर इन द जोन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर. ये स्ट्रेटोस्फेयर के इसमें प्रेजेंट होता है. ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. ये इसका रोल है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस डिजीज लाइक कैंसर. ओके. लेकिन जो ओजोन होती है बेटा, जो कुछ मैनमेड कंपाउंड्स होते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल एंड इट कॉज द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द कॉज ऑफ डिप्लेशन. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, देखो बेटा, अ होल इन द ओजोन लेयर हैज़ बीन डिस्कवर्ड अबोव द एंटार्क्टिका एंड ड्यू टू दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन अल्ट्रावायलेट रेज कैन एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड दैट कॉजेज द वेरियस डिजीजेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आउट ऑफ सिलेबस बेटा. नाउ नेक्स्ट इज, now next question is, define kinetic energy, obtain an expression for the kinetic energy of an object. देखो बेटा इसमें क्या है. kinetic energy is the energy possessed by the virtue of its state of motion. okay. जो मोशन को शो करती है उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट दैट शोज द काइनेटिक एनर्जी. हर मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है. अब इसने बताया बेटा इसका एक्सप्रेशन भी बताओ कि कैसे आप इसको निकालते हो. ओके. तो सी दिस, इसने कहा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन द स्टेट ऑफ मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी के साथ. ठीक है. अब उसकी जो फोर्स क्या है, f है बेटा, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट के थ्रू वहाँ पे डिस्टेंस भी कवर करता है. तो W किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू में S. ओके. अब यहाँ निकालेंगे बेटा, ड्यू टू वर्क डन ऑन द बॉडी, बॉडी पे काम हो रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS. दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके. यहाँ से S निकालेंगे, V² माइनस U² डिवाइड में 2A. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू MA. ओके. तो वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, W इज इक्वल टू FS. तो हमें F की वैल्यू पता लगी, S की वैल्यू पता लगी, दोनों की वैल्यू निकाल ली बेटा. पुट करो. F क्या है MA और S की वैल्यू हमें पता यहाँ से कर ली. तो ये क्या आ गया, हाफ M V² माइनस U². अब आपको पता है स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है. इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, U की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. सिर्फ V की वैल्यू बचेगी. तो इट मीन्स यहाँ से U की वैल्यू U की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और V की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपको. तो ये आपका आंसर आ जाएगा हाफ mv². तो W इज इक्वल टू हाफ mv². ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके बेटा. और हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट. जितने ऑब्जेक्ट ने काइनेटिक एनर्जी ली है उसके इक्वल होता है. ओके. तो E इज इक्वल टू हाफ mv². दिस इज द आंसर. Okay. Now next is, a ball of mass 400 gram rolls on a ground with a uniform speed of 25 meter per second. Find the kinetic energy possessed by it. देखो बेटा मास गिवन है, स्पीड गिवन है, तो कैसे निकालेंगे. मास ऑफ द बॉल इज 400 ग्राम. इट मीन्स दिस इज 0.4 kg. स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². यहाँ पे
हाफ है ही, मास इज़ 0.4, इनटू में वेलोसिटी इज़ 25 का होल स्क्वायर, सो दिस इज़ 125 जूल, ये आ जाएगी आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज write the chemical formula of all the compounds that can be formed by the combination of the given ions। ठीक है, देखो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम इन्हीं के साथ बनाना है, क्लोराइड के साथ ही बना सकते हो तो CaCl2 बन जाएगा। ओके, कैल्शियम को सल्फेट के साथ बना दो CaSO4 बन जाएगा, पोटाशियम को क्लोराइड के साथ कर दो KCl बन जाएगा, पोटाशियम को सल्फेट के साथ कर दो K2SO4 बन जाएगा, आयरन को Cl के साथ करो FeCl3 बनेगा, आयरन को ही सल्फेट के साथ करो तो क्या बनेगा बेटा, Fe2SO4 का थ्राइस। ओके, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। देखो कैसे आएगा ये, मोलर मास नाइट्रोजन का 14 गिवन है। अब एक एटम नाइट्रोजन का कितने एटम से बना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने से बने होते हैं बेटा, 14 ग्राम से। एक एटम कितने से बनेगा, 14 डिवाइड में 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, now the next question is question number 19. The following data represent the distribution of electrons, protons and neutrons in atoms of 4 elements A, B, C, D. ये given है, ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन given है। फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम्स ऑफ एलिमेंट A and D। A and D की लिखनी बेटा। ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ये देखेंगे कि इसमें प्रोटॉन कितने, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। इसकी हो जाएगी 2 और 8, के और एल शेल में। ओके, इसके बाद है बेटा कौन से एलिमेंट की, डी की भी बतानी है। डी का 13 है तो ये आ जाएगी 2, 8 और 3। ओके, 2, 8 और 3। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट ए इज़ अ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों है एलिमेंट ए, क्योंकि बेटा 2 और 8 है, मीन्स 8 ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इट मीन्स इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो दिस शोज द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच इज़ स्टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी, वैलेंसी एलिमेंट सी की वैलेंसी बतानी है आपको, निकालो 2, 8 एंड 2, तो इट मीन्स 2 इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट सी। Okay, now next is the average atomic mass of a sample of element X is 16.2U. What is the percentage of isotope of 16X and 18X? इनकी परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स बतानी है। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा ये गिवन आपको। ये आपको देखो ए का गिवन है 16, मतलब इसमें हमें एटॉमिक मास गिवन है, परसेंटेज हमें निकालनी है। परसेंटेज को हमने मान लिया ए, इसको आप एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया 16 इंटू में ए प्लस 18 इंटू में 100 माइनस ए, इसको माना हमने 100 और दोनों को माइनस करोगे तो ये हमारी अगले मिक्सचर क्या आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, टोटल किसके इक्वल है, 16.2 के इक्वल है। इसको सॉल्व करो बेटा, ये मैथमेटिकली है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा जो भी है ए 90 आ जाएगा, और बी कैसे निकलेगा, 100 माइनस ए कर दो तो ये आएगा 100 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये 10 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। कंप्लीट द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है बेटा। अब देखो ये आपका ए है, ये टिश्यू है। ओके, दिस इज टिश्यू। यहाँ से ए टाइप ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू, तो ये ए मान लिया इसको। तो किस टाइप का टिश्यू बेटा, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो कनेक्टिव इज द आंसर, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज, अब इसको इसने ये बताया है कि सस्पेंडेड कंपोनेंट इन द फ्लूइड मैट्रिक्स, तो कौन कौन से हैं। देखो बेटा WBC गिवन है। ठीक है, तो और क्या रहेगा, और क्या होता है इसका, एक होता है RBC और एक होता है प्लाज्मा, है ना।
और प्लेटलेट्स यही होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे RBC, WBC और ये आपका क्या रहेगा, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं इसको, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ओके। और फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सा है, फ्लूइड मैट्रिक्स आपका रहेगा प्लाज्मा, इसमें आपका प्लाज्मा आ जाएगा। दोनों साइड बाय साइड करो। अब WBC की टाइप्स बता रखी हैं। WBC की कितनी टाइप्स हैं, देखो WBC की बेटा 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज, कोई भी बता सकते हो इसमें आप, न्यूट्रोफिल्स, ये गिवन है बेटा न्यूट्रोफिल। दूसरा होता है इओसिनोफिल, तीसरा होता है बेसोफिल, फोर्थ होता है बेटा लिम्फोसाइट एंड फिफ्थ इज मोनोसाइट। तो ये आपका बन जाएगा। ओके, ये फ्लो चार्ट डायग्राम उसको कंप्लीट करना है बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द नाइट्रोजन साइकिल एंड मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन बेटा आपका रिपीट हो चुका है। ये नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करनी है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन की सहायता से प्रोटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट्स में जाती है, अमोनिफिकेशन प्रोसेस से अमोनिया बनाती है, नाइट्राइट से अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होता है और फिर वापस से सर्कुलेट होती रहती है। ऐसे ही बेटा ये नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रिक फिक्सेशन करती है, नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रेट्स में चेंज होती है, फिर इन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन से बेटा ये वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व हेयर। तो इसमें बेसिकली आपके 3 स्टेप्स ही इन्वॉल्व होते हैं बेटा। देखो, एक तो फर्स्ट क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, सेकेंड क्या होता है बेटा, जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है वो भी किस में होती है, नाइट्रेट से ही होती है। और थर्ड क्या होता है, जब डिके एंड डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल्स की जो डेथ हो जाती है उसमें क्या होता है, उनको डिग्रेड करने के लिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को किस में, बैक इनटू द नाइट्रोजन में। ओके, बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये साइकिल जो है कंप्लीट सर्कुलेट होती रहती है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस बेटा। Now next is not included in your syllabus and after that next is, ये देखो बेटा ये थोड़ा सा है आपका, Deepti was asked to prepare 3 separate solution in the 3 beakers ABC by mixing the sugar, fine sand and starch। तीनों को वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है। टेल विच ऑफ द सॉल्यूशन आर स्टेबल, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन स्टेबल होगा और कौन सा स्टेबल नहीं होगा। देखो बेटा, जो बीकर है इसमें क्या डाला, वाटर के साथ शुगर को मिक्स कर दिया। तो वाटर के साथ जब शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, तो वो क्या बना बेटा, ट्रू सॉल्यूशन हुआ। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो इजीली से लाइट को स्कैटर करता है, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकेंड है बीकर बी। बीकर बी क्या है बेटा, अनस्टेबल है। बीकर बी अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो सैंड है, सैंड को वाटर में डाला, ठीक है, और सैंड को वाटर में डाला तो ये कौन सा बना, सस्पेंशन बना, ठीक है। क्योंकि उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, जो सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है एंड आफ्टर दैट वाटर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको वहाँ पे दिखाई देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टार्च इन वाटर। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन बना बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में से भी आसानी से लाइट पास हो जाती है, ठीक है, तो ये स्टेबल बनेगा। ओके, ओनली सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ओके, अब ये है बेटा इसमें मेन कि भाई जो फर्स्ट आपका ट्रू सॉल्यूशन है, अगर उसको आप फिल्टर करोगे तो वो आसानी से फिल्टर जो है फिल्टर पेपर के थ्रू उसमें कुछ भी रेजिड्यू नहीं आएगी, सिंपल पास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बी है उसमें ऊपर रेजिड्यू रह जाएंगी, सैंड और वाटर को मिक्स करके आप डालोगे तो सैंड फिल्टर पेपर पे रहेगी और वाटर नीचे फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, तो ये अनस्टेबल है। और
बीकर सी जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ये भी आपका जो है आसानी से फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये बेटा इम्पोर्टेंट है, आपका लैब से रिलेटेड है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर वाज हीटेड इन अ चाइना डिश। बेटा एक चाइना डिश ये आपकी ली हुई है, इसमें क्या किया, आयरन के जो कुछ नेल्स डाली हुई हैं और येलो कलर का सल्फर का पाउडर है। गिव द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। जब इसको क्या कहते हैं बेटा, नीचे से यहाँ पे इस चाइना डिश को हीट करते हैं तो क्या ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें आयरन है और सल्फर है, दोनों का मिक्सचर है, तो आयरन और सल्फर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, FeS बनाएंगे। ओके, और बेटा इस प्रोडक्ट को जब आप हीट करोगे ना तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो आयरन आपको पता है ये ग्रे कलर का होता है और सल्फ़र आपको पता है येलो कलर का होता है। जब दोनों को आप मिक्स करके हीट करोगे तो ये पूरा ब्लैक कलर का यहाँ जल जाएगा, ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनेगा FeS। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, चिक सेल से है, लेकिन ये आपकी जो है प्रैक्टिकल में है, यहाँ नहीं है। ओके, तो ये आपका सैम्पल पेपर नंबर 4 था बेटा। दिस इज़ ऑल कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।